अब तक हमने देखा, शिवराज अपने परिवार के साथ दिल्ली लौट आया। पिता धनराज की आंखें भर आईं, लेकिन छोटे भाई वनराज और पत्नी रजनी के चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। वहीं मनराज भीतर ही भीतर खुश था। जल्द ही खुलासा हुआ कि देवराज को अघोरी बाबा के कहने पर तपस्या के लिए वन जाना होगा। भारी मन से शिवराज और उषा ने उसे वहां छोड़ तो दिया, मगर शिवराज ने वादा किया कि वह दिल्ली में ही रहेगा। वर्तमान में देवराज अब स्कूल में है, पर उसका मन अतीत की गहराइयों में डूबा रहता है। ऋतु उसके रहस्यमय बर्ताव से उलझन में है। सुबह उसे साधु के भेष में देखना और फिर अचानक क्लासरूम में प्रकट हो जाना, जैसे कुछ अनकहा रह गया हो। एक दिन वह क्लास से अचानक गायब भी हो जाता है, जिससे ऋतु की बेचैनी और बढ़ जाती है। साल बीत गया, 12वीं की विदाई आ पहुंची, मगर ऋतु के सवाल अब भी जस के तस हैं। अब आगे। कहानियां जो सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। देवराज अपनी स्कूलिंग के आखिरी साल यानी 12वीं कक्षा में था। स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने अपने सीनियर छात्रों को विदाई देने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कई रोमांचक खेलों का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल खेलों में क्विज प्रतियोगिता, मार्शल आर्ट्स, मलखंब, भरतनाट्यम और दौड़ जैसी कई प्रतियोगिताएं थीं। ये सभी एकल खिलाड़ी स्पर्धाएं थीं, जहां हर छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता था। देवराज ने भी इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और एक के बाद एक हर खेल में शानदार जीत हासिल की। उसकी हर जीत ने वहां मौजूद लोगों की भावनाओं को और भी गहरा कर दिया था। देवराज, जो कि अमीर परिवार से था, हमेशा साधारण और पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से हर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहता था। उसकी यही विशेषता उसके कुछ सहपाठियों को पसंद नहीं थी। तरुण और उसके दोस्त, जो हमेशा देवराज से जलते थे, उसकी इस सफलता से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। एक तरफ उसकी सुंदरता और सफलता थी, तो दूसरी तरफ उनकी जलन और क्रोध। देवराज की जीत उनके लिए असहनीय हो रही थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि किसी भी तरह से उसे अपमानित करना है, उसे नीचे गिराना है। इस कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि भी शामिल होने वाले थे, मनोहर शेटिया। मनोहर शेटिया वर्मा एंड सन्स के क्षेत्रीय प्रबंधक थे। वर्मा एंड सन्स देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जिसके व्यापार पूरे भारत और विदेशों तक फैले हुए थे। इस कंपनी के अधीन कई प्रकार के उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सर्विस सेक्टर आते थे। मनोहर शेटिया का स्थान इतना ऊंचा था कि इस शहर के बड़े व्यापारी भी उनसे मिलने के लिए तरसते थे। उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ऋतु के पिता सत्यनारायण अग्रवाल और तरुण के पिता जयंती भाई पटेल, जो इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी थे, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने में सफल रहे थे। इस प्रयास में उन्हें बहुत भागदौड़ करनी पड़ी थी और मनोहर शेटिया से केवल 1 घंटे का समय लेने के लिए उन्हें लगभग 30 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। इसलिए वे समारोह को लेकर बेहद गंभीर थे और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। विदाई समारोह अपने चरम पर था। मंच पर लगातार पुरस्कार दिए जा रहे थे और हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। तभी अचानक तरुण और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर देवराज का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। अरे देवराज, तेरे लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट लाए हैं, तरुण ने जोर से कहा और एक पुरानी फटी हुई शर्ट हवा में लहराई। पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। अरे भाई, हमारे स्कूल का सबसे बड़ा टॉपर, लेकिन कपड़े तो देखो, लगता है ये वही पहनकर सोता भी होगा। एक और लड़का बोला। ऋतु के पापा सत्यनारायण अग्रवाल, जो दर्शकों में बैठे थे, उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा, कितना भी तेज दौड़ दे, कितने भी इनाम जीत ले, लेकिन आखिर में रहेगा तो एक गरीब का बेटा ही।
हमारी दुनिया में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। देवराज चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन चेहरा शांत था। ठीक उसी पल दरवाजे पर खड़े मनोहर शेटिया ने सब कुछ सुन लिया था। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि यही वो शेटिया जी हैं जिन्हें बुलाने के लिए अग्रवाल और मोदी साहब ने लाखों खर्च कर दिए थे। शेटिया जी ने कड़क आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। तुम लोग जानते भी हो कि तुम किसके बारे में और क्या बोल रहे हो। शेटिया जी की आवाज गूंजी। वो कुछ और कहने ही वाले थे कि देवराज ने हल्के से इशारा किया। उसकी आंखों में एक गहरा भाव था, अभी कुछ भी मत बताना। मनोहर शेटिया रुक गए। एक पल के लिए उन्होंने देवराज की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अपने गुस्से को काबू कर रहे हों। फिर उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, अब से इस स्कूल में कोई भी देवराज से बदतमीजी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। तरुण और उसके दोस्त अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन ऋतु के पापा सत्यनारायण अग्रवाल और तरुण के पापा जयंती भाई पटेल के चेहरे पर पसीना छलक आया था। मनोहर शेटिया ने तुरंत देवराज के सामने झुकते हुए कहा, सर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ आज लंच करना चाहूंगा। देवराज ने धीरे से इजाजत दे दी। उसे समझ में आ गया था कि मनोहर शेटिया ने उसे पहचान लिया है, क्योंकि वह उसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करता है जो उसके परिवार की है। परंतु देवराज खुद मनोहर शेटिया को नहीं पहचान पाया था। वैसे तो देवराज लंच के लिए मना ही करने वाला था, पर उसने केवल इसलिए इजाजत दे दी ताकि वह पूछ सके कि वह उसे पहचानता कैसे है। फिर सभी अपने अपने रास्ते चले गए। शेटिया भी फ्रेश होने के लिए अपने होटल के रूम में चला गया। शहर के सबसे बड़े होटल को मनोहर शेटिया के लंच के लिए पूरा बुक कर दिया गया था। वहां मनोहर शेटिया और शहर के कुछ नामी गिरामी और बड़े व्यवसायियों के अलावा और कोई नहीं आ सकता था। कुछ ही देर में देवराज वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही गार्ड उसे रोकता है और ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके मैले, पुराने और सस्ते कपड़ों को देखते हुए वह कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। सस्ता रेस्टोरेंट और कैंटीन बाजू में, ये बड़ा होटल है, यहाँ हर कोई ऐसे नहीं आ सकता। गार्ड ने उसका बहुत अपमान किया। देवराज ने कहा, मुझे मनोहर शेटिया ने यहाँ खाने पर बुलाया है, मैं इसलिए आया हूँ। गार्ड हंसते हुए बोला, अच्छा, उन्होंने तुझे एक भिखारी को खाने पर बुलाया है और तेरी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की? जानता भी है वो कौन है? तभी तरुण, उसके पिता और शहर के कुछ बड़े लोग भी वहां पहुंच गए। देवराज शांत था, लेकिन गार्ड की बदतमीजी जारी रही। तुझे किसने बुलाया यहाँ? तेरे जैसे भिखारी को कौन बुलाएगा? गार्ड हंसते हुए बोला, हा, शेटिया सर तुझे बुलाएंगे। अरे भाई, सुना तुमने? ये लड़का कह रहा है कि उसे खुद शेटिया सर ने बुलाया है। गार्ड की इस हंसी में होटल के कुछ और स्टाफ भी शामिल हो गए। तभी वहां तरुण, उसके पापा जयंती पटेल और शहर के कुछ बड़े व्यापारी भी पहुंच गए। तरुण ने देवराज को देखकर व्यंग्य किया, अरे ये तो देवराज है, आज भी वही गंदे पुराने कपड़े पहनकर आया है, कहीं भी घुसाता है। जयंती पटेल भी हंसते हुए बोले, लगता है अब इसने भी बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का सपना देखना शुरू कर दिया है। जा भाई जा, यहाँ क्या कर रहा है? शेटिया जी ने तेरा अपमान होने से बचा लिया, तो तू क्या सोच रहा है कि अब तुझे अपने साथ बैठकर खाना भी खिलाएंगे? सत्यनारायण अग्रवाल ने गार्ड से कहा, क्या कर रहे हो? ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही क्यों दे रहे हो? और तू लड़के, जल्दी से निकल यहां से, नहीं तो इतनी मार पड़ेगी कि हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे। देवराज अब भी चुप था, लेकिन हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। उसकी यह मुस्कान देखकर तरुण और वहां मौजूद सभी बड़े और अमीर लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। वहां खड़ा हर शख्स किसी भी तरह से देवराज को वहां से भगाना चाहता था। उनके लिए इस गरीब लड़के का उनके बीच होना अपने अपमान के समान था।
धीरे धीरे कस्बे के अलावा आसपास के अन्य कस्बों और शहरों के भी कई बड़े और प्रतिष्ठित लोग वहां पहुंचने लगे। मनोहर शेटिया से मिलने का मौका भला कौन छोड़ना चाहता। राज्य भर के प्रमुख और बड़े व्यापारी वहां उनकी कृपा पाने के लिए आ पहुंचे थे। कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि जिस पर भी मनोहर शेटिया का हाथ आ जाता वह सैकड़ों करोड़ का लाभ कमा सकता था। इसी बीच ऋतु भी अपनी मां के साथ होटल पहुंच गई। जैसे ही तरुण ने ऋतु को देखा, वह उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगा। उसी बहाने उसने देवराज का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से धक्का देने लगा। साथ ही गार्ड से भी बोला, इसे मारते पीटते यहां से भगाओ। तरुण की बात कोई भी गार्ड टाल नहीं सकता था। वह कस्बे के एक प्रतिष्ठित और अमीर व्यक्ति का बेटा था, इसलिए दो गार्ड तरुण के साथ मिलकर देवराज को धक्का देने लगे। देवराज ने शांत स्वर में कहा, एक बार शेटिया जी से भी पूछ लो कि मैं यहां आया हूं। यह सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक गार्ड तंज कसते हुए बोला, अरे तेरा नाम भी जानते हैं क्या? वो बड़े लोग हैं। अगर कभी राह चलते किसी अमीर पर दया भी दिखा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनके साथ लंच और डिनर करने की सोचने लगे। देवराज ने कहा, अच्छा रुको, मुझे फोन लगाने दो। यह सुनते ही तरुण भड़क गया। अरे भिखारी, किसे फोन लगाएगा तू? यह कहते हुए उसने देवराज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। देवराज लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। यह देखकर गार्ड्स की भी हिम्मत बढ़ गई और वे डंडों से उसकी पिटाई करने लगे। देवराज को गंभीर चोटें आ रही थी। उसके शरीर के किसी हिस्से से खून भी निकलने लगा था, लेकिन इस समय उसे यह तक महसूस नहीं हुआ कि उसे चोट कहां लगी है। तरुण ने देखा कि देवराज जेब से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगाने जा रहा है। उसने झपट कर देवराज का फोन छीन लिया। देखो देखो, ये इसका सस्ता सा बटन वाला फोन। आजकल हर किसी के पास बड़े बड़े स्मार्टफोन होते हैं और ये एक मामूली सा टच फोन तक अफोर्ड नहीं कर सकता। यह कहकर तरुण ने देवराज का फोन जमीन पर फेंक दिया। देवराज ने तुरंत झपट कर अपना फोन उठाया और देखने लगा कि कहीं टूटा तो नहीं। आसपास खड़े सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। तभी ऋतु ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, क्यों देवराज, तुम हर जगह अपना अपमान करवाने क्यों पहुंच जाते हो? क्या जरूरत थी तुम्हें यहां आने की? देवराज ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और किसी का नंबर डायल करने लगा। अब सभी लोगों का ध्यान इसी बात पर था कि आखिर वह किससे बात करने वाला है। उसने फोन कान से लगाया और कॉल रिसीव होने का इंतजार करने लगा। दरअसल मनोहर शेटिया ने खुद ही देवराज को अपना नंबर दिया था और उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। जैसे ही उधर से फोन उठाया गया, इधर देवराज ने कहा, हाँ मनोहर, मैं वापस जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया था, लेकिन यहाँ के गार्ड्स और तुम्हारे कुछ मेहमान हैं जिन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, इसलिए मैं लौट रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने बिना कुछ और सुने फोन काट दिया और तुरंत मुड़कर जाने लगा। तरुण और ऋतु ने उसे रोक लिया। ऋतु गुस्से में बोली, तुम्हें इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबको पता है कि शेटिया साहब कौन है और तुम उनके नाम का दिखावा कर रहे हो। यहाँ सिर्फ इस टाउन के नहीं, पूरे राज्य के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं है कि शेटिया साहब से नजर मिलाकर 2 शब्द बोल सके, और तुम कह रहे हो कि फोन पर तुम उन्हें डांट रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, कौन विश्वास करेगा तुम पर? देवराज ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं, ना ही किसी को कुछ समझाना है। मैं तो बस यहां से जाना चाहता हूं। यह कहकर जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, तभी होटल के गेट से नंगे पांव दौड़ता हुआ मनोहर शेटिया आया। सर प्लीज सर, रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। शेटिया की सांसें तेज चल रही थी। वह हांफते हुए बोला, आपके स्वागत के लिए मुझे गेट पर खड़ा होना चाहिए था सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। यह कहते कहते वह देवराज के पैरों में गिर पड़ा। देवराज ने मनोहर को उठाते हुए कहा, नहीं मनोहर, तुम्हें किसी भी तरह से अफसोस करने की जरूरत नहीं है। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूं, ये दुनिया ऐसी ही है। सिर्फ पैसे दिखने चाहिए तभी लोग इज्जत देते हैं। इंसान की यहाँ कोई इज्जत नहीं होती, सिर्फ पैसे और रुतबे की इज्जत होती है। मनोहर शेटिया ने देखा कि देवराज के कपड़ों पर खून लगा हुआ है। उसे थोड़ी चोट लग गई है। यह देखते ही मनोहर शेटिया वहां खड़े सभी लोगों पर भड़कते हुए बोला, तुम लोगों को मालूम भी है कि तुमने किसके साथ दुर्व्यवहार किया है?
तुम सभी को इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें पता भी है ये कौन है। देवराज ने तुरंत ही शेटिया जी को आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए कहा, मनोहर छोड़ो ये सब, चलो मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। मनोहर शेटिया ने पूरे आदर के साथ कहा, जी सर, जैसा आप चाहें, चलिए खाना खाते हैं, आइए इस तरफ चलते हैं। कहते हुए मनोहर शेटिया ने होटल के एक शानदार डाइनिंग हॉल की तरफ इशारा किया और दोनों उधर चल दिए। मनोहर शेटिया ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारे से बुलाया और कहा, आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से महिलाओं और बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को देवराज सर के साथ हुई बदतमीजी का सबक सिखाओ, और ये जो गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी अच्छी तरह से सबक सिखाओ। इधर वहां मौजूद सभी लोग और होटल के गार्ड्स यह देखकर हैरान थे कि इतना बड़ा और अमीर आदमी देवराज के पैरों में क्यों पड़ा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही कोई इस बात पर यकीन कर पा रहा था कि देवराज की कोई औकात भी हो सकती है। तरुण, ऋतु और उनके क्लास के बाकी स्टूडेंट्स जो कि बचपन से ही देवराज को स्कूल में देखते आ रहे थे, उनके लिए यह यकीन कर पाना नामुमकिन था कि ऐसा कुछ भी सच हो सकता है। मनोहर शेटिया के देवराज के पैरों में गिरते ही पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। तरुण, ऋतु और बाकी मेहमान हक्के बक्के रह गए। आखिर कौन है ये लड़का जो साधारण कपड़े पहनकर भी करोड़ों के मालिक को झुकने पर मजबूर कर देता है? क्या अब देवराज अपनी असली पहचान सबके सामने लाएगा या फिर अब भी उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान की तैयारी है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।